हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आई नो कि आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं। इवन आप लोगों ने मुझे बताया भी कि मैं वीडियोस जल्दी अपलोड करूं। ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश करिए कि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है इतना जल्दी जल्दी सारे वीडियोस डाल पाना। बट स्टिल जितना हो पा रहा है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एडू बीएड पेपर कोड 101 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के मूल सिद्धांत। मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंटेंट ला रही हूँ। तो जितने भी आपके जान पहचान में लोग हैं, चाहे इंग्लिश से बीएड कर रहे हो चाहे हिंदी से कर रहे हो, उनके साथ आप शेयर करिए चैनल को। तो पेपर कोड 101 का हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। सेकेंड यूनिट हो गया था फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। थर्ड यूनिट भी हो चुका है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। फोर्थ यूनिट स्कूल एज एन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और आज हम पढ़ेंगे इसका फिफ्थ यूनिट जो कि है स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा की स्थिति एवं समस्याएं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं कोशिश करूंगी सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर दूं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक 101 पेपर का ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए देखते हैं कि हम आज के वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, मीनिंग, करंट स्टेटस इन इंडिया, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स। किस किस का? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। इन सबको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। हिंदी वाले भी देख लीजिए। अवधारणा, अर्थ, भारत में वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और सुधार। किस चीज की? प्राथमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक की शिक्षा यानी टीचर्स एजुकेशन। पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जैसे भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति बताइए, या फिर कमेंट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इन इंडिया, या फिर व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन, या व्हाट आर द रिफॉर्म्स विच कैन बी डन इन वोकेशनल एजुकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड पूछता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, हमेशा अपना कोई भी आंसर आपको कंसेप्ट, मीनिंग या डेफिनेशन लिखने से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राइमरी एजुकेशन है क्या। प्राइमरी एजुकेशन कंसेप्ट एंड मीनिंग, प्राथमिक शिक्षा, संकल्पना और अर्थ। प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन इंडिया द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स विद अ रिच ट्रेडिशन ऑफ सेंटर्स ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा एंड तक्षशिला। प्राथमिक शिक्षा किसी राष्ट्र की वृद्धि और विकास की नींव होती है। भारत में शिक्षा के महत्व को प्राचीन काल से ही पहचाना जाता आ रहा है। हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की समृद्ध परंपरा रही है। However, despite significant progress in recent years, India still faces numerous challenges in providing quality basic education to its vast population. हालांकि हाल के वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति होने के बावजूद भारत को अभी भी अपनी एक विशाल आबादी को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा यानी जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान करने में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब बिल्कुल बेसिक एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है तो जो उसको एजुकेशन मिल रही होती है उसी को प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। अब देखते हैं द करंट स्टेटस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, education is a fundamental right for every child in the country. While there have been significant strides in enrollment and access, the quality of education remains a concern. तो अगर आपको पता हो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, उसके अनुसार शिक्षा देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार है। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि नामांकन और पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन तब भी शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का एक विषय बनी हुई है कि जो हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं वो सही एजुकेशन है भी या नहीं, या सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। तो अगर हम एनरोलमेंट की बात करें, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, इंडिकेटिंग मोर चिल्ड्रन आर अटेंडिंग स्कूल्स। According to the District Information System for Education 2019-20, the overall GER at the primary level was 99.8%. However, some states will struggle to achieve universal enrollment, particularly those with large rural population.
अगर हम नामांकन की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात यानी GER में वृद्धि हुई है, जो ये दर्शाता है कि अब अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी पास्ट के कंपैरिजन में। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली यानी DISE 2019 और 20 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर समग्र GER 99.8% था, यानी बहुत ज्यादा बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसे कि ऐसे राज्य जहां पे अभी भी रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यानी गांव के लोग बहुत ज्यादा हैं, वो अभी भी एजुकेशन को बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दूसरा है ड्रॉप आउट्स। ऑल्दो एनरोलमेंट रेट्स हैव इम्प्रूव्ड, ड्रॉप आउट रेट्स कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट इशू इन मेनी स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू अ 2021 UNESCO report, India has one of the highest dropout rates globally, with 18.2% of students dropping out before completing primary education. भारत में अगर ड्रॉप आउट की बात करें तो हालांकि नामांकन दरों में सुधार तो हुआ है, फिर भी कई राज्यों में ड्रॉप आउट दरें एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई हैं। यूनेस्को की एक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, जिसमें 18.2% छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, और इन मामलों में भारत कह लीजिए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक पे है। लर्निंग आउटकम्स। Despite attending school, many students lack basic reading, writing and arithmetic skills. The annual status of education report ASER 2019 revealed that only 50% of 5th grade students can read at a second grade level. सीखने के परिणाम देखे जाएं तो स्कूल जाने के बावजूद कई छात्रों में बुनियादी पढ़ने लिखने और अंकगणित कौशल की कमी है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2019 से पता चला कि 5वीं कक्षा के केवल 50% छात्र ही दूसरी कक्षा के स्तर पर पढ़ सकते हैं। यानी हालांकि वो बच्चे हैं 5th क्लास में, पर उनसे 2nd क्लास तक के लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। यानी इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा ही दयनीय स्थिति है इस वक्त। तो सबसे पहले तो हमने अब बता दिया स्टेटस क्या है इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन का। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है प्राइमरी एजुकेशन के, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में चुनौतियां। डिस्पैरिटीज अमंग स्टेट्स। देयर आर स्टार्क डिस्पैरिटीज इन बेसिक एजुकेशन अमंग स्टेट्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स लाइक केरला एंड तमिलनाडु हैव मेड substantial progress in education indicators, while states like बिहार and उत्तर प्रदेश continue to struggle. सबसे बड़ा रीजन है कि राज्यों के बीच में असमानताएं। भारत में राज्यों के बीच बुनियादी शिक्षा में भारी असमानता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे केरला, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने शिक्षा में बहुत ही ज्यादा पर्याप्त उन्नति कर ली है, और वहीं कुछ बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां अभी भी बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि राज्यों में आपस में समानताएं नहीं है। दूसरा ये है कि जेंडर डिस्पैरिटीज। डिस्पाइट एफर्ट्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, जेंडर डिस्पैरिटीज परसिस्ट, especially in northern states. Girls' enrollment rates are lower than boys, and societal norms often hinder girls' access to education. लैंगिक असमानताएं। शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं। यानी हम कितनी भी कोशिश कर लें कि लड़का लड़की को इक्वली पढ़ाया जाएगा, स्टिल इनइक्वालिटी हमारे समाज में अभी भी है। खासकर उत्तरी राज्यों में लड़कियों की नामांकन दर लड़कों की तुलना में कम होती है। यानी अगर किसी गरीब घर की अगर आप बात करें, उनके पास ऑप्शन है लड़का या लड़की में से किसी को पढ़ाने का, तो वो लड़के को पढ़ाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी लड़की पढ़ने में ज्यादा तेज है। और सामाजिक मानदंड अक्सर लड़कियों की शिक्षा तक पहुंचने में बाधा डालते आ रहे हैं। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। Many teachers lack adequate training, leading to subpar teaching practices and ineffective classroom management. शिक्षक प्रशिक्षण में कमी। कई शिक्षकों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके कारण घटिया शिक्षण पद्धति और अप्रभावी कक्षा प्रबंधन होता है। यानी टीचर्स के पास ही प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं होती कि वो बच्चों को पढ़ाएं किस तरह से। Outdated curriculum. The existing curriculum often lacks relevance and fails to address current socio-economic challenges, making it difficult for students to connect education to their daily lives. एक और सबसे बड़ा चैलेंज है कई सालों से चला आ रहा वही घिसा पिटा पाठ्यक्रम। पुराना पाठ्यक्रम जो है यानी मौजूदा पाठ्यक्रम में अक्सर प्रासंगिकता का अभाव होता है,
और यह वर्तमान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में भी विफल रहता है, जिससे छात्रों के लिए शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जा रही जो उनके रियल लाइफ में भी काम आए, बल्कि बस यूजलेस रटने वाली एजुकेशन ही उन लोग को दी जा रही है। हाई स्टूडेंट टू टीचर रेशियो। द हाई स्टूडेंट टू टीचर रेशियो इन मेनी स्कूल्स लीड टू अ लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। उच्च छात्र से शिक्षक अनुपात। कई स्कूलों में उच्च छात्र से शिक्षक अनुपात के कारण व्यक्तिगत ध्यान और व्यक्तिगत सीखने में कमी होती है। यानी कि एनईपी के द्वारा जो निर्धारित स्टूडेंट टीचर रेशियो है, जब वो बहुत ज्यादा डिफर करने लगता है, यानी कि मान लीजिए जैसे एनईपी कहता है कि हर 30 बच्चे पे एक शिक्षक, 60 बच्चे पे 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, स्कूल जबरदस्ती बच्चों को ठूसे जा रहे हैं। 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे एक ही क्लास में और टीचर एक ही। ठीक है, तो ये वाला जो रेशियो होता है, इस वजह से टीचर हर पर्टिकुलर बच्चे को उतना ज्यादा मतलब अटेंशन नहीं दे पाता है। अब जानते हैं रिफॉर्म्स नीडेड इन प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा में सुधार की क्या आवश्यकता है, क्या क्या चीजें हैं जो हम प्राथमिक शिक्षा में सुधार सकते हैं। पहली चीज जो सुधारने वाली है वो है क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग। फोकस्ड एंड रेगुलर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। एम्फसाइज शुड बी गिवन टू डिजिटल एंड इंटरैक्टिव टीचिंग टूल्स। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक पद्धतियों और कक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रित और नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। डिजिटल और इंटरैक्टिव शिक्षण उपकरणों पर जोर देना चाहिए। तो देखिए, बच्चे तभी अच्छे से पढ़ेंगे जब उनको पढ़ाने वाले टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि टीचर को अच्छे से पढ़ाया जाए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। Emphasizing early childhood education can have a lasting impact on a child's cognitive and emotional development, leading to improved learning outcomes in later years. प्रारंभिक बचपन की शिक्षा। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर जोर देने से बच्चे के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। यानी मेंटली और फिजिकली बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, जिससे बाद के वर्षों में सीखने के परिणामों में सुधार हो सकता है। देखिए, अगर बच्चे की नींव ही मजबूत है तो बच्चा ऐसे ही बड़े होकर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। करिकुलम रिफॉर्म्स। द करिकुलम शुड बी रिवाइज्ड टू मेक इट मोर रेलेवेंट, प्रैक्टिकल एंड अलाइंड विथ करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। पाठ्यचर्या सुधार। पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक, व्यवहारिक और वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब कि करिकुलम में वो चीजें डाली जानी चाहिए जो बच्चों के लिए रियल लाइफ में भी यूजफुल हो। Strengthening infrastructure. Ensuring schools have adequate infrastructure and facilities can create a conducive learning environment. बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। यह सुनिश्चित करना कि स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं। एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाना है। Focus on inclusive education. Measures should be taken to address disparities based on gender, caste and socio-economic backgrounds. समावेशी शिक्षा पर ध्यान देना, यानी लिंग, जाति और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर असमानताओं को दूर करने का उपाय किया जाना चाहिए। यानी कक्षा के अंदर किसी भी तरह की असमानता या भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपसे सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आपको अपना आंसर इस तरह से लिखना है। सेकेंडरी एजुकेशन कंसेप्ट एंड मीनिंग। माध्यमिक शिक्षा, संकल्पना और अर्थ। Secondary education in India refers to the education provided to students between the ages of 14 and 18 following the completion of primary education. According to the National Education Policy 2020, secondary education is divided into 2 stages. The middle stage, ages 11 to 14, and the secondary stage, ages 14 to 18. Secondary education in India is governed by both the central and state governments, with state having the autonomy to frame their respective policies and curricula. भारत में माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद यानी 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। एक तो है मध्य चरण यानी कि आयु 11 से 14 वाली शिक्षा, और दूसरा है माध्यमिक चरण यानी कि उम्र जो 14 से 18 के बीच दी जाती है। भारत में माध्यमिक शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा शासित होती है, यानी राज्यों को अपनी अपनी नीतियां और पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता होती है, परंतु केंद्र की निगरानी में।
माध्यमिक शिक्षा क्या होती है ये बताने के बाद अब आपको बताना है द करेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस ड्यूरिंग 2020 to 21 द नेशनल ग्रॉस एनरोलमेंट रेट GER एट सेकेंडरी grades 9 and 11 and higher secondary यानी grades 11 and 12 levels were 80% and 54% respectively। UDISE प्लस के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 2020-21 के दौरान माध्यमिक यानी कि कक्षा 9 से 10 और उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 इनमें राष्ट्रीय सकल नामांकन दर यानी GER 80% और 54% था। प्राइमरी एजुकेशन आपकी आती है क्लास 1 से 8 तक, सेकेंडरी एजुकेशन है 9, 10th, 11th और 12th और फिर हायर एजुकेशन है 12th के बाद की पढ़ाई। दूसरा पॉइंट है एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। देयर इज एन एरिया ऑफ मेजर कंसर्न एज करेंटली मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 14 and 17 आर अनेबल टू एक्सेस सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। नॉट ओनली इज एक्सेस लो but even among those enrolled, transition from secondary to higher secondary grades has also been low। बच्चों तक माध्यमिक शिक्षा पहुंच ही नहीं पा रही है और ये एक बड़ी चिंता का क्षेत्र है क्योंकि वर्तमान में भारत में 14 से 17 वर्ष की आयु के आधे से अधिक बच्चे माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचने में असमर्थ हैं। न केवल पहुंच कम है बल्कि नामांकित लोगों के बीच भी माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक ग्रेड के संक्रमण भी कम आ रहे हैं। यानी एक तो बच्चे माध्यमिक में एडमिशन ले नहीं रहे हैं और जो बच्चे ले भी ले रहे हैं वो उच्चतर माध्यमिक तक नहीं पहुंच पा रहे। यानी कुछ बच्चे 10th के बाद ही स्कूल छोड़ दे रहे हैं, कुछ हैं कि जो एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। भारत में बहुत ही रेयरली बच्चे 12th कंप्लीट कर रहे हैं। ड्रॉप आउट rates at the secondary level have been considerable with 14.6% of children enrolled at the secondary level dropping out in 2020 to 21 compared to 1.9% at upper primary and 0.8% at primary levels। ड्रॉप आउट्स की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर काफी ज्यादा रही है। 2020-21 में माध्यमिक स्तर पर नामांकित 14.6% बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 1.9% बच्चे और प्राथमिक स्तर पर 0.8% बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। हायर कॉस्ट फॉर सेकेंडरी स्कूलिंग। Secondary education costs far higher than elementary education. Even in government schools, since elementary education is free, households feel a sudden increase in financial burden as children transition from elementary to secondary। माध्यमिक स्कूली शिक्षा के लिए उच्च लागत यानी कि माध्यमिक शिक्षा की लागत प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में कहीं अधिक है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में भी जो कि प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त है, वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक से माध्यमिक में आने पर बच्चों के परिवारों में वित्तीय बोझ अचानक से बढ़ जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस साइटेड बाय 31% ऑफ चिल्ड्रन वाज एंगेजमेंट इन वर्क टू सप्लीमेंट हाउस होल्ड इनकम, while 25% reported they stayed away from school to attend to domestic chores. Another 18% thought that education was not necessary. This also indicates the lack of awareness among households regarding the importance of completing secondary education। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। 31% बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए माध्यमिक शिक्षा छोड़ देते हैं या उसमें एडमिशन ही नहीं लेते, यानी आय के पूरक के लिए काम में संलग्न हो जाते हैं, जबकि 25% ने ऐसा बताया कि वे घरेलू कामकाज के लिए स्कूल से दूर रहते हैं और अन्य 18% ने सोचा कि शिक्षा जरूरी ही नहीं है। तो यह माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के महत्व के बारे में परिवारों के बीच जागरूकता की कमी को दर्शाता है। चैलेंजेस इन सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा में चुनौतियां। Access to secondary education. Although the right to education (RT) Act has improved access to primary education, access to secondary education remains a challenge for many students, particularly those in rural and remote areas। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच पाना। हालांकि शिक्षा का अधिकार यानी RT एक्ट जो है उसके तहत प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार किया गया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच पाना अभी भी कई छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर वो छात्र जो ग्रामीण या दूर दराज इलाकों में रहते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी स्कूल्स वेरीज ग्रेटली अक्रॉस द कंट्री with factors such as outdated teaching method, lack of resources and inadequate teacher training contributing to the issue। शिक्षा की गुणवत्ता।
माध्यमिक विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता देश भर में बहुत विभिन्न होती है, जिसमें पुरानी शिक्षा पद्धतियां, संसाधनों में कमी और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जैसे कारक इस समस्या में योगदान करते हैं। Higher dropout rates. Many students drop out secondary education due to various factors, including poverty, child labor, early marriage, and inadequate infrastructure. उच्च ड्रॉप आउट दर। कई छात्र गरीबी या बाल श्रम, कम उम्र में शादी या अपर्याप्त बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न कारकों के कारण माध्यमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। टीचर शॉर्टेजेस। India faces a significant shortage of qualified and trained teachers, particularly in rural area. Overburdened teachers often struggle to provide individual attention to students, impacting the quality of education. शिक्षकों की कमी। भारत को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक बोझ से दबे शिक्षक अक्सर छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने में संघर्ष करते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। Inequality in education. Socio-economic disparities, gender biases, and discrimination against marginalized communities often hinder access to quality secondary education for all. शिक्षा में असमानता। सामाजिक आर्थिक असमानताएं, लैंगिक पूर्वाग्रह और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ भेदभाव अक्सर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का मतलब होता है आदिवासी या ट्राइबल पीपल। तो उनके बच्चे अगर कभी स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बार गरीब के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन सब रीजंस की वजह से एक प्रॉपर एजुकेशन जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में हम किस तरह के सुधार कर सकते हैं। रिफॉर्म्स नीडेड इन सेकेंडरी एजुकेशन। Expanding infrastructure. Building more secondary schools, especially in rural and remote regions, can help improve access to secondary education. बुनियादी ढांचे का विस्तार। अधिक माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने में मदद कर सकता है। टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Providing adequate training and professional development opportunities for teachers can help improve the quality of education in secondary schools. शिक्षक प्रशिक्षण और विकास। शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने से माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद मिल सकती है। यानी जब टीचर अच्छे होंगे तो बच्चे अपने आप ही अच्छे होंगे। करिकुलम रिफॉर्म। Updating the curriculum to make it more relevant, engaging, and student-centric can enhance learning outcomes and better prepare students for higher education and the workforce. पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक, आकर्षक और छात्र केंद्रित बनाने से क्या होता है कि सीखने में और ज़्यादा बच्चों को मदद मिलती है। जब करिकुलम इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और साथ ही छात्रों को उच्च शिक्षा और कार्यबल के लिए भी बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है। एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। Implementing policies and programs that tackle poverty, child labor, and early marriage can help reduce dropout rates in secondary education. सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना। गरीबी, बाल श्रम या कम उम्र में विवाह से निपटने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने से माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट के दर कम हो सकते हैं। रिटेंशन इनिशिएटिव्स। Introducing scholarships, midday meal schemes, and other incentives can encourage students to continue their education beyond the primary level. अवधारण पहल यानी जैसे छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना या अन्य प्रोत्साहनों की शुरुआत करने से छात्रों को एक मोटिवेशन मिल सकता है स्कूल आने का और अपनी शिक्षा को आगे जारी रखने का। हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन कंसेप्ट मीनिंग, उच्च शिक्षा संकल्पना और अर्थ। हायर एजुकेशन इज टर्शियरी एजुकेशन लीडिंग टू द अवार्ड of an academic degree. Higher education, which makes up a component of post-secondary, third level or tertiary education, is an optional final stage of formal learning that occurs after completion of secondary education. उच्च शिक्षा तृतीयक शिक्षा है जो अकादमिक डिग्री प्रदान करने की ओर ले जाती है, यानी ऐसा एजुकेशन जिसके कंप्लीशन पे आपको एक डिग्री दी जाएगी। उच्च शिक्षा जो उत्तर माध्यमिक, तृतीय स्तर या तृतीयक शिक्षा का एक घटक बनती है। औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक अंतिम चरण है जो माध्यमिक शिक्षा के पूरे होने के बाद शुरू होती है। यानी अपनी बेसिक स्कूल एजुकेशन लेने के बाद आप जिस एजुकेशन सेक्टर में प्रवेश करते हैं उसी को हम हायर एजुकेशन कहते हैं। करंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति।
The current state of higher education in India is characterized by both opportunities and challenges. The central government of India provides funding to public universities for better facilities and make them more accessible to students with any sort of financial background. On one hand, India has a rapidly growing higher education system with many universities and colleges offering a wide range of programs. This has created many opportunities for students to pursue higher education and to acquire the skill and knowledge necessary to succeed in the global economy. भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति अवसरों और चुनौतियों दोनों में विशेष है। भारत की केंद्र सरकार सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को बेहतर सुविधाओं के लिए धन मुहैया कराती है और उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाती है। एक और भारत में तेजी से बढ़ती उच्च शिक्षा प्रणाली है जिसमें कई विश्वविद्यालय और कॉलेज विविध प्रकार से कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। इसने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई अवसर भी पैदा किए हैं। यानी केंद्र सरकार जो है वो कई यूनिवर्सिटीज में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हर तरह से पैसे देकर भी सुविधा प्रदान कराना, ये सब चीजें कर रही है ताकि बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन मिल सके। However, there are also several challenges facing the Indian higher education system. One of the main challenges in the shortage of quality faculty and inadequate funding of research and development. Many universities and colleges in India also face infrastructure and resource constraints which limit their ability to provide a high quality education experience to students. हालांकि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने कई चुनौतियां भी हैं। मुख्य चुनौतियों में से एक तो है गुणवत्तापूर्ण संकाय की कमी और अनुसंधान विकास के लिए अपर्याप्त धन। मतलब सरकार पैसे तो दे रही है लेकिन उसके बावजूद बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। भारत में कई विश्वविद्यालयों और कॉलेज को भी बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा अनुभव प्रदान कराने में उनकी क्षमता को सीमित करता है। अब देखते हैं चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहला है नो प्रॉपर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन इज नॉट ऑफर्ड इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. If offered, religion and hatred are spread in the name of value education. Many of the doctors, lawyers, CAs, politicians and government servants who are supposed to be the savior of the society suffer from serious charges of corruption. हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उचित मूल्य वाली शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती। स्कूलों और कॉलेजों में मूल्यपरक शिक्षा नहीं दी जाती। यदि पेश किया जाए तो मूल्य शिक्षा के नाम पर धर्म और नफरत फैलाई जाती है। कई डॉक्टर, वकील, सीए, राजनेता और सरकारी सेवक जिनको समाज का रक्षक माना जाता है वे ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से पीड़ित हैं। सेकंड है पुअर वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन हैव अ मच लोअर लिटरेसी रेट देन मेन. Conservative cultural attitudes prevent girls from attending schools. Despite government's attempts to provide incentives, which is midday meals, free books, and uniforms, girls' attendance is poor. Though the minimum age for marriage is 18, many girls get married much earlier. महिलाओं की खराब शिक्षा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट बहुत कम है। रूढ़िवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण लड़कियों को स्कूल जाने से रोकता है। प्रोत्साहन प्रदान करने वाले सरकार के कुछ प्रयासों जैसे कि मध्य भोजन योजना जो है, मुफ्त किताबें या यूनिफॉर्म मुफ्त में देना, इन सब के बावजूद लड़कियों की उपस्थिति कक्षा में अभी भी बहुत कम है। हालांकि शादी की न्यूनतम उम्र 18 है, फिर भी कई लड़कियों की शादी 18 से पहले ही कर दी जाती है। करिकुलम इश्यूज। There are many different curriculum systems that confuse the students who wish to achieve the same objectives such as engineering, medical and business administration. At the higher education level, there is no uniformity in the syllabuses taught for the same programmer. There is lack of diversity in the subjects one can take in colleges. Flexibility to cross over streams is also lacking. सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा में चुनौती वाली बात हो जाती है पाठ्यचर्या संबंधी मुद्दे, जैसे कि कई अलग अलग पाठ्यक्रम प्रणालियां जो उन छात्रों को भ्रमित करती हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर एक ही प्रोग्रामर के लिए पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में कोई एक रूपता नहीं होती है। मतलब जितने ज्यादा अलग अलग कॉलेजेस, जितने ज्यादा अलग अलग टीचर्स, उतना अलग अलग करिकुलम। बच्चों को स्पेसिफिकली वो नहीं पढ़ाया जाता जिस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं।
इवन कॉलेजों में लिए जाने वाले विषयों में विविधता का भी अभाव रहता है, और अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं इस स्ट्रीम की जगह दूसरा स्ट्रीम ले लूं, तो स्ट्रीम्स के बीच में भी चेंज करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग इज ऑल्सो एन इशू विथ हायर एजुकेशन इन इंडिया. Yes, India is already spending very much on higher education and it can't spend more. However, if the quality of higher education has to be improved, then more financing is needed. वित्त पोषण भारत में उच्च शिक्षा के साथ वित्त पोषण भी एक मुद्दा है। हाँ, भारत पहले से ही उच्च शिक्षा में बहुत अधिक खर्च कर रहा है, इतना ज्यादा कि अब वो इससे अधिक और खर्च नहीं कर सकता। हालांकि यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो अधिक फाइनेंशियल सपोर्ट तो लगेगा ही। इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद भी वैल्यू एजुकेशन मिल पाना मुश्किल है हायर एजुकेशन में। प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम दैट हायर एजुकेशन फेसेस. Privatization of higher education is the way to go. However, just privatization is not going to solve the problem. You need to foster the culture of creativity, imagination and learning new skills in young students. निजीकरण भी उच्च शिक्षा के सामने एक बड़ी समस्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग अपने खुद के कॉलेजेस भी बना रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए निजीकरण तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ निजीकरण से ही समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आपको युवा छात्रों में रचनात्मक कल्पना और नए कौशल सीखने की संस्कृति को भी बढ़ावा देना होगा। यानी प्राइवेट कॉलेजेस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर किस तरह की स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। और वैसे भी एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। आइए जानते हैं कि उच्च शिक्षा में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। रिफॉर्म्स नीडेड इन हायर एजुकेशन. इंक्रीज गवर्नमेंट फंडिंग फॉर एजुकेशन. द गवर्नमेंट शुड एलोकेट मोर फंड्स फॉर एजुकेशन, particularly for higher education. This would help to ensure that universities have the resources which they need to provide high quality education to students. शिक्षा के लिए सरकारी फंडिंग बढ़ाना. सरकार को शिक्षा, विशेषकर की उच्च शिक्षा के लिए अधिक धनराशि फंड के तौर पर देनी चाहिए। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विश्वविद्यालयों के पास संसाधन की कोई कमी ना हो, जिन संसाधनों का उपयोग वो छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए करेंगे। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो अपनी तरफ से फंडिंग में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू टीचर्स टू एंश्योर दैट दे आर equipped to provide high quality education to students. This can be done by offering professional development opportunities and financial incentives to teachers. शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार. सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि शिक्षक बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, और यह शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के अवसर और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके किया जा सकता है। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन. द गवर्नमेंट शुड प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एनकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना. सरकार को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन और सहायता प्रदान करके और विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं और निजी क्षेत्र के कंपनियों के बीच एक सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिल सके. इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन. The government should ensure that all students have access to quality education by providing financial aid, scholarships and other forms of support for students from low income backgrounds. शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना. तो सरकार को क्या करना चाहिए, कम आय पृष्ठभूमि वाले छात्रों को, यानी जो बहुत लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत गरीब हैं, उनको वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है और सभी को वो शिक्षा मिल सके. कई बच्चे पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं. Ensure accountability and transparency. The government should ensure that universities are accountable and transparent in their operations. जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो विश्वविद्यालय हैं, इवन प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वो अपने संचालन में जवाबदेही और पारदर्शी हों. यानी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, उसका वो किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, इन सारी चीजों का एक इंस्पेक्शन रेगुलरली गवर्नमेंट को करते रहना चाहिए. वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा.
वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट और मीनिंग देख लेते हैं। वोकेशनल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट प्रिपेयर्स पीपल फॉर अ स्किल्ड क्राफ्ट एज एन आर्टिशियन, ट्रेड एज अ ट्रेड पर्सन और वर्क एज अ टेक्नीशियन. Vocational education can also be seen as that type of education given to an individual to prepare that individual to be gainfully employed or self-employed with requisite skill. व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को एक कारीगर के रूप में कुशल शिल्प या एक व्यापारी के रूप में व्यापार और या फिर एक तकनीशियन के रूप में काम करने के लिए तैयार करती है। यानी आप जिस भी जॉब को, जिस भी प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं, उस प्रोफेशन के लिए क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, यही सब हम वोकेशनल एजुकेशन में सीखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को उस प्रकार की शिक्षा के रूप में भी देखा जा सकता है जो किसी व्यक्ति को अपेक्षित कौशल के साथ लाभकारी रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार कर देती है। इतनी देर तक लगातार पढ़ाना बहुत हेक्टिक है, बट स्टिल आई एम डूइंग। प्लीज हेल्प मी टू रीच एटलीस्ट 1K ना, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। करंट स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द कवरेज एंड स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन रिमेन अ मैटर ऑफ कंसर्न. According to the latest data available, only about 5% of students in India are enrolled in vocational courses. The lack of infrastructure, trained teacher, and industry academia linkages are some of the major reasons for the low coverage of vocational education in India. भारत में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद व्यावसायिक शिक्षा का दायरा और स्थिति बहुत चिंता का विषय बनी हुई है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में केवल लगभग 5% छात्र ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के कम कवरेज के लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और उद्योगों अकादमिक संबंधों की कमी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इवन आप खुद ही बताइए, आपके आसपास ही कितने ऐसे लोग होंगे जो हायर एजुकेशन के बाद वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं? पर्सनली मेरी नॉलेज में तो सिर्फ एक आध लोग ही होंगे जो वोकेशनल एजुकेशन भी ले रहे हैं। चैलेंजेस इन वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा में चुनौतियां। सबसे पहली चीज, लैक ऑफ अवेयरनेस। इतने कम लोग वोकेशनल एजुकेशन में जा रहे हैं, इसका रीजन है लोगों के अंदर जागरूकता की कमी। मतलब आधे ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है। माता पिता और छात्र आमतौर पर व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को जानते ही नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कम नामांकन होता है। दूसरा है इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनी स्कूल्स डू नॉट हैव एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन. दिस इंक्लूड्स इनएडेक्वेट इक्विपमेंट, क्वालिफाइड टीचर्स एंड एप्रोप्रिएट स्पेस फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। कई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा ही नहीं है। जैसे कि कई स्कूल में अपर्याप्त उपकरण हैं, योग्य शिक्षक नहीं है और व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। अगर आपको कोई स्किल प्रैक्टिस करके देखनी है तो वो प्रैक्टिस करने के लिए भी आपके पास मतलब जगह नहीं है। आउटडेटेड करिकुलम। The curriculum of vocational courses is often outdated and does not reflect the latest trends in the industry. This makes it difficult for students to acquire the necessary skills that are in demand in the job market. पुराना पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का जो पाठ्यक्रम है अक्सर पुराना हो चुका है और उद्योग में नवीनतम रुझानों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इससे छात्रों के लिए नौकरी बाजार में मांग वाले आवश्यक कौशल हासिल करना मुश्किल हो जा रहा है। यानी जो करिकुलम बनाया गया है वोकेशनल एजुकेशन का, वो नए टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग नहीं है। यानी वो बच्चों को पुराने स्किल्स सिखा रहे हैं जिनका अब आज के जमाने में कोई यूज नहीं है। There have also been inadequate facilities of skills acquired by the vocational graduates for improving their status in the professional market. व्यावसायिक बाजार में अपनी स्थिति में सुधार के लिए व्यावसायिक स्नातकों द्वारा अर्जित कौशल की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। Other challenges: lack of social acceptability, lack of employment opportunities, and overall poor enrollment in vocational stream in such schools. Lack of industrial participation, outdated training modules, and inadequate courses and unsuitable medium of instruction. और भी कई सारी चुनौतियां हैं वोकेशनल एजुकेशन में, जैसे कि सामाजिक स्वीकार्यता की कमी, रोजगार में अवसरों की कमी और ऐसे स्कूल में व्यावसायिक स्ट्रीम में कुल मिलाकर खराब नामांकन, औद्योगिक भागीदारी की कमी, पुराने प्रशिक्षण मॉड्यूल
और अपर्याप्त पाठ्यक्रम और साथ ही शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम। अब देखते हैं रिफॉर्म्स नीडेड इन वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता। टुवर्ड्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, subjects related to problem solving and decision making needed to be included in the school curriculum to provide students with practical learning experiences and prepare them to face the outside world when they enter the workforce. अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण की ओर, छात्रों को व्यवहारिक लर्निंग अनुभव प्रदान करने के लिए और कार्यबल में प्रवेश के समय उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करने हेतु तैयार करने के लिए समस्या समाधान और निर्णय लेने से संबंधित विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना आवश्यक है। यानी सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चों को आप डिसीजन लेना सिखाएं, बच्चों को आप बाहरी दुनिया का सामना करना सिखाएं। बच्चों को a+b का होल स्क्वायर सिखाने का क्या मतलब? उनको ऐसी चीज सिखाइए जो उनको रियल लाइफ में काम भी आने वाली है। Experiential learning can drive maximum benefit from its ability to ensure active participation from each student, which in turn stimulates their emotional intelligence and enables them to engage in self-learning and move forward on the path. अनुभवात्मक अधिगम प्रत्येक छात्र से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करा सकने की अपनी क्षमता से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, जो बदले में उनकी संवेगात्मक बुद्धिमत्ता को प्रेरित करता है और उन्हें आत्मशिक्षण के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इनटू द एजुकेशनल सेक्टर विल आल्सो स्ट्रेंथन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शैक्षिक क्षेत्र से संबंध करने से भी अनुभवात्मक अधिगम को बल मिलेगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP कैन हेल्प इन वेकिंग अप द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम इट्स स्लम्बर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से शिक्षा प्रणाली को उसकी नींद से जगाने में मदद मिल सकती है। रिड्यूसिंग द लिंग्विस्टिक बैरियर वाइल कीपिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग EIU, it is important to give equal importance to other Indian languages. With this approach, specialized publishing agencies can be set up to translate resources into different languages so that all Indian students have equal opportunity irrespective of their linguistic background. भाषाई अवरोधन को कम करना। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा के साधन के रूप में रख सकते हैं और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं को समान महत्व भी देना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न भाषाओं में संसाधनों का अनुवाद करने के लिए एक विशेष प्रकाशन एजेंसी की स्थापना की जा सकती है ताकि सभी भारतीय छात्रों के पास उनकी भाषाई पृष्ठभूमि से अप्रभावित एक समान अवसर उपलब्ध हो। यानी एक मीडियम आप इंग्लिश को रखिए, साथ ही बाकी भाषाओं के भी डेवलपमेंट में काम करिए। अब है हमारा लास्ट टॉपिक टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा। टीचर एजुकेशन कंसेप्ट एंड मीनिंग। Teacher education or teacher training refers to programs, policies, procedures, and provisions designed to equip या prospective teachers with the knowledge, attitudes, behaviors, approaches, methodologies, and skills they require to perform their task effectively in the classroom, school, and wider community. शिक्षक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण उन कार्यक्रमों, नीतियों या प्रक्रियाओं और प्रावधानों को कहा जाता है जो शिक्षक को ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, कार्यप्रणाली और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी टीचर्स के अंदर टीचिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं, जिनकी उन्हें कक्षा, स्कूल और व्यापक समुदाय में अपनी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में आवश्यकता है। यानी इस ट्रेनिंग के बाद या इस टीचिंग के बाद टीचर्स बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। करंट स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति। While teacher training is essential, several challenges must be addressed in India. One of the significant challenges is the shortage of qualified trained teachers. शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक होने के बाद भी भारत में कई चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी है। यानी एक ट्रेंड और एजुकेटेड टीचर डेवलप करना भी एक बड़ी चुनौती है। There are not enough qualified trainers to train all the teachers who need it, which can result in poor quality training. Another challenge is the lack of standardized training programs. उन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त योग्य प्रशिक्षक ही नहीं है और सही ट्रेनर्स ना होने की वजह से सही तरह की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती टीचर्स को।
एक अन्य चुनौती मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी है. There is no standardized curriculum for teacher training in India, which can result in inconsistent training quality and content. Additionally, some training programs may not be relevant to the specific needs of teachers or may not address the challenges teachers face in their local context. भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कोई मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सामग्री असंगत हो सकती है. इसके अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं या शिक्षकों को उनके स्थानीय संदर्भ में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनका समाधान नहीं कर सकते हैं. यानी पढ़ाते समय टीचर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस पे बेस्ड कोई करिकुलम ही प्रॉपर नहीं बनाया गया है. चैलेंजेस इन टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा में चुनौतियां. आउटडेटेड करिकुलम. The teacher training curriculum in India is outdated and does not reflect the changing needs of the students. The focus is often on rote learning rather than practical and experiential learning. पुराना पाठ्यक्रम. भारत में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बहुत पुराना है, जो कि छात्रों की बदलती ज़रूरतों को प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहा है. व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा के बजाय अक्सर रटने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. Inadequate infrastructure. There is a shortage of quality training institutions and facilities in India. The existing institutions lack the necessary infrastructure to provide quality training to teachers. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा. भारत में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों और सुविधाओं की कमी है. मौजूदा संस्थानों में शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है. Insufficient resources. The government's allocation of funds for teacher training is often inadequate. The resources available at present are insufficient in meeting the needs of the growing number of teachers in the country. अपर्याप्त संसाधन. शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा धन का आवंटन अक्सर अपर्याप्त होता है. वर्तमान में उपलब्ध संसाधन देश में शिक्षकों की बढ़ती संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं. Lack of qualified trainers. The country has a shortage of qualified trainers. The trainers themselves must be trained to provide quality training to the teachers. योग्य प्रशिक्षकों की कमी. देश में योग्य प्रशिक्षकों की कमी है और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों को स्वयं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. यानी ट्रेनर्स को खुद सीखना चाहिए कि उन्हें सिखाना कैसे है. Scarcity of institutions. There are very less number of institutions providing teacher education available. If present, that too very distantly located, hence not in reach of willing students. संस्थानों की कमी. शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या बहुत कम है. यदि जो संस्थान मौजूद भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा दूर स्थित हैं, जिसकी वजह से इच्छुक छात्र वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं. अब देख लेते हैं रिफॉर्म्स नीडेड इन टीचर एजुकेशन. शिक्षक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता. Digital platforms. The rise of digital platforms present an opportunity to provide quality training to teachers. Online courses and webinars can be used to train teachers across the country. Digital platform का उदय शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा और देश भर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और वेबिनार का उपयोग भी किया जा सकता है. Public-private partnership. Public-private partnerships may be used to improve teacher training quality in the country. Private institutions can bring the necessary infrastructure and expertise while the government can provide funding and support. सार्वजनिक और निजी भागीदारी. देश में शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का भी उपयोग किया जा सकता है. निजी संस्थान आवश्यक बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता ला सकते हैं, जबकि सरकार धन और सहायता प्रदान कर सकती है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग. टीचर ट्रेनिंग कैन बी मोर इफेक्टिव बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स. टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड थ्रू वर्कशॉप्स एंड प्रैक्टिकल सेशंस. अनुभवात्मक शिक्षण विधियों को शामिल करने से शिक्षक प्रशिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है. शिक्षकों को कार्यशालाओं और व्यवहारिक सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है. Continuous learning. Teacher training should be continuous process rather than a one-time event. Regular workshops and refresher courses should keep teachers updated with the latest teaching techniques and technologies. सतत सीखना.
शिक्षक प्रशिक्षण एक बार की घटना की बजाय सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। कार्यशालाओं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, इन सब चीज़ों से जो टीचर्स हैं उनको जितनी भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे एआई का यूज़ या ऑनलाइन क्लासेस लेना, इन सारी न्यू टेक्नोलॉजीज से भी अवगत कराना चाहिए। तो न्यू जनरेशन की न्यू डिमांड्स को मीट करने के लिए टीचर्स को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। Building institutions. Government as well as interested communities should work towards building training institutions to make them available for students pursuing teacher training. संस्थानों का निर्माण। सरकार के साथ साथ हितबद्ध समुदाय को प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण करना चाहिए ताकि उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ओके, अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। तो चाहे आपको प्राइमरी एजुकेशन के बारे में लिखना हो, सेकेंडरी हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, व्यावसायिक शिक्षा हो गया, या किसी भी तरह की एजुकेशन के बारे में, आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो होता क्या है उसके बारे में लिखेंगे, कंसेप्ट और उसका मीनिंग। फिर आपको एक दो पॉजिटिव लाइंस में और एक दो नेगेटिव लाइंस में उसका करंट स्टेटस बता देना इंडिया में। अगर आपको परसेंटेजेस नहीं भी याद है तो आप अपने मन से भी परसेंटेजेस एक आध मतलब ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आपको हर लेवल पे मिलेंगी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ टीचर या लैक ऑफ फंड हो गया, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो आप 4-5 जो कमियां हैं वो याद कर लीजिए। अब जब आपने उसकी कमियां लिख दी तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं ये आप खुद भी दिमाग से सोच के लिख सकते हैं कि अच्छा, अगर टीचर की कमी है तो हमें प्रॉपर टीचर्स प्रोवाइड कराने चाहिए जो ट्रेंड हो। और कोई भी आंसर लिखने के बाद कंक्लूड जरूर करिएगा, मतलब लास्ट में कंक्लूजन लिख के 2-4 लाइन अपनी तरफ से कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके खुद के क्या विचार हैं। सो दैट इज इट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस, हेल्प मी टू रीच 1K. So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.